गालिब हैं हवालात में, प्रेमचंद के साथ में, मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ है, हथकड़ियां हैं हाथ में। शायर लेखक जब बिकने लगे, सब छोड़ कसीदे लिखने लगे। ये दोनों यूं बेहुदा हुए, बाकी लोगों से जुदा हुए। जो अंधियारों में मरते थे, रोशन उनको ये करते थे। पिछड़ों को इनने राम किया, खुद का अलग इस्लाम किया। इनकी इतनी औकात बड़ी, हाकिम के सीधी लात पड़ी। तब उसने भेजा ठुल्लों को, कुछ पंडित प्रीस्ट और मुल्लों को। तो गालिब हवालात में कैसे आई मेरे जहन में, तो दरअसल मैं एक गालिब सीरियल था गुलजार साहब का, और वो मैं दोबारा देख रहा था। तो क्या होता है कि जब आप अपनी राइटिंग वगैरह को सीरियसली लेने लगते हो और एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है राइटिंग को लेके, तो आप हर चीज़ को अलग तरह से एनालाइज करने लगते हो, जो आपने पहले पढ़ रखा है या देख रखा है उसको भी। तो मैं दोबारा वो गालिब का जो सीरियल था गुलजार साहब का, जिसमें नसीर साहब हैं, वो देख रहा था। और उसमें गालिब को वाकई में, आपको पता होना चाहिए कि गालिब को वाकई में जेल हुई थी। और वो एक अलग किस्सा है कि जो जज साहब थे, जब उनको जेल हुई थी तो वो भी उनके दोस्त थे, वो भी शायर थे। वो किस्सा है। खैर, तो उसमें एक सीन आता है जो गालिब की जेल का वाक़या है कि गालिब जेल में बैठे हुए हैं, और वो एक सीन है जिसमें गालिब अकेले बैठे हुए हैं और जेल की सलाखें हैं। तो वो जो सीन था, वो जो इमेज थी, उसने मुझे बहुत इंट्रीग किया कि यार, ये गालिब का जेल के अंदर बैठा होना अपने आप में एक मेटाफर है। तो वो आइडिया कहीं ना कहीं से आया, और ये लाइन उसी समय मेरे जहन में आई कि गालिब हैं हवालात में। और ये लाइन बहुत एज एन आइडिया ओनली, ये लाइन बहुत दिनों तक मेरे साथ रही कि गालिब हवालात में बैठे हैं, अब इसको कैसे किया जाए। क्योंकि इट वाज फॉर मी इट रिप्रेजेंट्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, या शायरों को जो लिखने को मना किया जाता है। तो वो हुआ। तो अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आई कि मैं गालिब के ऊपर लिखूं, कि मैं किसके ऊपर लिखूं। तो बहुत दिनों के बाद फिर क्या हुआ कि एक दौर आया जब मैं पाश पढ़ रहा था, और पाश पढ़ते पढ़ते आपको जहन में बहुत सारे विचार आते हैं। तो उस समय ये आइडिया और डेवलप हुआ। तो गालिब हैं हवालात में, तो अब आगे कौन है? तो गालिब, अब सबसे पहली बात समझने की ये है कि इस पोएम में गालिब वो गालिब नहीं हैं जिनके शेर हम पढ़ते हैं। ये गालिब रिप्रेजेंट करते हैं ऑल द पोइट्स। एक वो जो इसमें कहते हैं ना कि जब आपने कुछ नहीं पढ़ा होता, आप किसी को नहीं जानते होते हैं, आप बिल्कुल पोइट्री से इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तब भी पोइट्स में एटलीस्ट गालिब को तो जानते हैं। और स्टोरी टेलर्स या राइटर्स में आप प्रेमचंद को जानते हैं। तो ये दो जो फॉर्म है, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए फिर दूसरी लाइन ये आई कि प्रेमचंद के साथ में है, ताकि पोएट और स्टोरी टेलर वो रिप्रेजेंट कर सकें। तो गालिब हैं हवालात में, प्रेमचंद के साथ में। अब वहाँ से जो गालिब मैंने बताया कि गालिब और प्रेमचंद, अब ये वाक़या हालांकि इंस्पायर हुआ, ये जो पोएम जो है इसकी इंस्पिरेशन उस वाक़ये से आई कि वाकई में गालिब को जेल हुई थी। लेकिन इसमें मैंने उन गालिब की बात नहीं करी, उन प्रेमचंद की बात नहीं करी। फिर मैं उस पर आ गया कि आज के दौर के जो हमारे अंदर के गालिब हैं, जैसा मैंने कहा कि हर आदमी गालिब और प्रेमचंद को तो जानता ही, और उसके जहन में जब वो लिखता है तो वो कहीं ना कहीं ये सोच के लिखता है कि वो गालिब या प्रेमचंद है अपने लेवल का। तो वो उन गालिब और प्रेमचंद की मैंने बात की है जो आपके अंदर हैं। तो अब जब वो गालिब हैं हवालात में और प्रेमचंद के साथ में हैं, तो वो कैसे हैं कि मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ है, हथकड़ियाँ हैं हाथ में। और ऐसे करते करते वो बात आगे बढ़ी कि शायर लेखक जब बिकने लगे, सब छोड़ कसीदे लिखने लगे। ये बात फैक्ट है कि गालिब ने कभी उनकी लाइफ और प्रेमचंद की भी लाइफ, ये आप सब जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि किसी को प्लीज़ करने के लिए लिखा। हालांकि उनकी राइटिंग से, गालिब की भी राइटिंग से और प्रेमचंद की भी राइटिंग से कई लोगों को दिक्कतें होती थी, हुई हैं या होंगी। और प्रेमचंद ने तो काफ़ी लिखा है, जिसमें मैंने ये जब लिखा कि उसमें जो लाइन है कि
जो अंधियारों में मरते थे रोशन उनको ये करते थे। तो अगर आप जस्टिफाई करने आ जाएं कि ये वही गालिब और प्रेमचंद है तो भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि प्रेमचंद ने भी लिखा है और गालिब ने भी लिखा है कि जो 1857 के दौर के बाद में उनके कुछ शेर आपको मिल जाते हैं उस पर्सपेक्टिव में जिसमें वो लोगों की बात करते हैं। तो जस्टिफाई करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि इस पोएम में मैंने वो गालिब और प्रेमचंद की बात नहीं की, मैंने हमारे अंदर के गालिब और प्रेमचंद की बात करी है कि जो अंधियारों में मरते हैं रोशन उनको ये करते हैं, पिछड़ों को इनने राम किया खुद का अलग इस्लाम किया। अब ये बहुत समझने वाली बात है कि जो राइटर होता है इस ज़रिए से ये कहने की, कोई और बहुत सारे राइटर ये मानते भी हैं, बहुत नहीं मानते हैं कि एक राइटर की कोई आइडियोलॉजी नहीं हो सकती। मैं इस बात पे मैं तो ये मानता हूँ और मैं कहता हूँ कि ना उसका कोई धर्म हो सकता है, ना आइडियोलॉजी हो सकती है, ना कुछ नहीं हो सकता है। राइटर शुड बी ज़ीरो। कबीर होना मतलब इज़ माई दिस थिंग कि वो एक आइडियल फॉर्म ऑफ राइटिंग है जिसमें आप कुछ नहीं होते हो, ताकि तब आप समझते हो चीज़ों को और ब्लैंक स्लेट से और विदाउट एनी बायस और जजमेंट। हालांकि वो इम्पॉसिबल है अचीव करना, इवन कबीर भी नहीं कहते हैं जब हम, तो वो एक एक्सटेंट पे जा सकते हैं लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है। खैर, तो ये बात उसके ज़रिए, इस लाइन के ज़रिए ये मैं कहना चाहता था कि पिछड़ों को इनने राम किया खुद का अलग इस्लाम किया, कि इन्होंने अपना खुद का मज़हब जो है वो ये बनाया। इसमें कहीं भी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कहीं भी किसी मज़हब की बात नहीं। मैं बस इसमें इतना कहने की कोशिश थी कि इन्होंने जो है लोगों की बात कहना और या जो भी अपने दिल में है वो कहना, उसको अपना मज़हब बनाया। और जब भी आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते हो, आप किसी भी काम में बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हो, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ इसमें कि शायर लेखक जब बिकने लगे सब छोड़ कसीदे लिखने लगे, ये दोनों यूं बेहुदा हुए बाकी लोगों से जुदा हुए। तो जब आप बाकी लोगों से जुदा हो जाते हो और तो एक बहुत बड़ी थ्रेट बन जाते हो लोगों के लिए, तो इस वजह से फिर उसके स्ट्रक्चर में अपने आप ये लाइन आ जाती है कि हाकिम के सीधी लात पड़ी, ठीक है, तब उसने भेजा ठुल्लों को और कुछ पंडित प्रीस्ट और मुल्लों को। मतलब आप ये समझिए कि आप शायर या लेखक जो भी है वो किसी भी मज़हब या किसी भी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता हो, जब वो जुदा हो जाता है और बेहुदा हो जाता है तो वो सबके लिए थ्रेट बन जाता है। इवन जिस कौम जिस मज़हब से वो होता है उसके लिए भी थ्रेट बन जाता है। तो ये बात, और इसके पीछे एक कोई हाकिम होता है या कोई भी होता है, हाकिम गवर्नमेंट भी हो सकती है, एस्टैब्लिशमेंट इज़ हाकिम, वो कोई भी एस्टैब्लिशमेंट हो सकती है। तो वो आप जब थ्रेट बन जाते हो और उसके ऊपर आप जब थ्रेट बन जाते हो तो उसके ऊपर अपने आप एक्शन होता है और डिफरेंट लेवल से वो एक्शन होता है। तो यही बात इस पूरे जो फर्स्ट हाफ है पोएम में ये कहने की मैंने जो है कोशिश करी है इसमें। फिर इनका ऐसा हाल हुआ, दम लेना भर भी मुहाल हुआ, डर जनता में फैलाया गया, हौले हौले फुसलाया गया, उल्टी गंगा जब बहने लगी गद्दार इन्हें ही कहने लगी, तब बैठ कोठरी कारी में अपनी फांसी की तैयारी में, शायर फिर भी वो मरा नहीं और कथाकार भी डरा नहीं, नाखून कलम से दिखने लगे वो दीवारों पर लिखने लगे, जीवन बंधन जब तोड़ गए बस एक संदेशा छोड़ गए, बोलन से तुलसी हुए बोलत रहे कबीर, बोलन पे बाधा पड़े जक्की बाढ़े पीर, कला सृजन वो धर्म है जिनसे उपजे वेद, कला सृजन की मौत पर चुक चुक करिए खेद। तो जब आप थ्रेट बन जाते हो और आपके पीछे इस्टेब्लिशमेंट पड़ जाती है, तो अब इसमें विचित्र चीज़ देखने की ये है कि जिन लोगों की आप बात करते हो, जिन लोगों के पक्ष में आप बोलते हो, सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट ऐसा काम करती है कि आप उन्हीं को आपके अगेंस्ट खड़ा कर देती है, वही आपके अगेंस्ट हो जाते हैं जिनकी आप बात कर रहे हो। तो डर, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि डर फैला दिया जाता है, क्योंकि अब आप अगर लिख रहे हो या एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिस्ट हो तो आपका तो मज़हब है नहीं कोई, आपका कोई आइडियोलॉजी, आपकी कोई आइडियोलॉजी होनी नहीं चाहिए।
और जब ऐसा होता है तो फिर आपके कौम के लोग भी और आपके मज़हब के, आपकी नेशनैलिटी के लोग भी और आपके ही आइडियोलॉजी वगैरह जो भी है उसके लोग भी आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो डर जनता में फैलाया गया, वो डर फैलाया जाता है किसी ना किसी मीन से कि डर जनता में फैलाएगा, और ये हम लोग देखते भी हैं और आज के समाज में तो हमने देखा भी है कि डर जनता में फैलाया गया, हौले हौले फुसलाया गया। उल्टी गंगा जब बहने लगी, जब वो काम हो जाता है, उल्टी गंगा जब बहने लगी और गद्दार इन्हें ही कहने लगी, तो अब जब वो जिनके लिए आप लिख रहे थे, जिनकी भलाई की, जिनकी बात आप कहने की कोशिश कर रहे थे, जिनके बारे में आप लिख रहे थे, वो ही आपको गद्दार कहने लगते हैं। और ये मेरे ख्याल से मैंने तो एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जितना भी मैंने लोगों के बारे में पढ़ा है कि ये बड़ा टेस्टिंग टाइम होता होगा कि द ओनली बिलीफ विच अ राइटर हैज़ एवर हैड इन हिज लाइफ वॉज टू एक्सप्रेस द इमोशंस ऑफ द पीपल और वॉट ही फेल्ट अबाउट दैम, और उसके बाद वही लोग आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, तो वो बड़ा टेस्टिंग टाइम होता है। तो तब आप क्या करते हो और तब आप अपने आइडियल्स पे स्टैंड करते हो। आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी दिस थिंग। तो फिर उसके बाद उस टेस्ट को, वो टेस्ट कैसा है, वो क्या है, और जब आपको जनता गद्दार उन्हें ही कहने लगी, तब बैठ कोठरी कारी में अपनी फांसी की तैयारी में, उनको फांसी भी होने वाली है, मतलब इस एक्सटेंट पे चला और किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि तब बैठ कोठरी कारी में अपनी फांसी की तैयारी में, शायर फिर भी वो मरा नहीं और कथाकार भी डरा नहीं, नाखून कलम से दिखने लगे, वो दीवारों पर लिखने लगे। मतलब कि अब आप जिनके लिए आप खड़े हो रहे थे वही आपके अगेंस्ट में खड़े हो गए और आप की जान पे बात बनाई और आप हर तरह से हार गए हो। हारे हो नहीं हारे हो वो तो बात की बात है कि आप हार जीत को कैसे लेते हो, कि आपने अपना काम सक्सेसफुली किया है कि नहीं किया है, वो तो बहुत बाद में आपकी मौत से डिसाइड नहीं होता है। तो लेकिन ये बिलीफ होनी चाहिए, ये आई थिंक ये सेल्फ बिलीफ, ये इतना तो ट्रस्ट अपने ऊपर होना चाहिए कि आपने जो काम किया है वो गलत किया है, सही किया है, इतना तो आपको पता ही होता है। तो शायर फिर भी वो मरा नहीं। तो ये जो जब अब मैंने गालिब और प्रेमचंद की ही बात की है, दो महान लोगों की बात की है, और मैं आपके अंदर के गालिब और प्रेमचंद की बात कर रहा हूँ, मतलब आपके अंदर के दो महान लोगों की बात कर रहा हूँ, तो फिर मैं ये भी बता रहा हूँ कि शायर फिर भी वो मरा नहीं और कथाकार भी डरा नहीं और नाखून कलम से दिखने लगे, वो दीवारों पर लिखने लगे। तो ऑनेस्टली जैसे मैंने बताया कि मैं जब ये था, ये आइडिया डेवलप हो रहा था और जब मैं इसका ड्राफ्ट वगैरह लिख रहा था, तो मैं पाश पढ़ रहा था और ये कहीं ना कहीं आई डोंट रिमेंबर विच पोएम एग्जैक्ट, लेकिन ये कहीं ना कहीं पाश की किसी पोएम की इमेज से मेरे जहन में ये लाइन आई थी कि नाखून कलम से दिखने लगे, वो दीवारों पर लिखने लगे और जीवन बंधन जब तोड़ गए, बस एक संदेशा छोड़ गए। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है कि ये जो एंड का पार्ट है, इवन शुरुआत का पार्ट में भी था, एंड के पार्ट में करीब एंड के पार्ट डिसाइड करने में कम से कम 3-4 ड्राफ्ट लगे थे, जो क्योंकि एंड नहीं हो पा रहा था ठीक से, कि वो एक्चुअली में जब गालिब और प्रेमचंद जब नहीं रहेंगे तो वो क्या कहना चाहेंगे। आखिरी में आपके लोग ही आपके अगेंस्ट हो गए, जिनकी आप बात कर रहे थे, सब लोग आपके अगेंस्ट हो गए, आपको फांसी दी जा रही है, एस्टैब्लिशमेंट अगेंस्ट है ही है, लोग भी अगेंस्ट हो गए। तो ऐसे में गालिब और प्रेमचंद कह के क्या जाएंगे। तो पहले मैंने कोशिश करी, जो फर्स्ट ड्राफ्ट था मैंने फैज से इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करी कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, उस टाइप का, लेकिन वो बैठा नहीं क्योंकि लब तो उनके हमेशा से आज़ाद थे, तो उसमें मुझे मज़ा नहीं आई। फिर मैंने सोचा कि 3-4 लाइनें और करीब लिखी, लेकिन फिर ऐसे ही डिस्कशन, ये सब ड्राफ्ट जैसे मैंने बताया कि मेरे जो पर्सनल क्रिटिक्स हैं, मेरे दोस्त हैं अभिषेक, प्रतीक वगैरह, उनसे डिस्कस करता हूँ, तो उनसे ही डिस्कशन करते हुए, और मैं उस समय आगे वगैरह पढ़ रहा था और ये पढ़ रहा था कि उनका क्रिटिक पोएट्री क्रिटिसिज्म वगैरह, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, आगे नामवर सिंह वगैरह सब पढ़ रहा था, दिनकर, रामचंद्र शुक्ल और थोड़ा बहुत बाकी लोगों पर पढ़ा था। तो कहीं ना कहीं ये डिस्कशन आया कि ये पोएट्री कितनी पुरानी चीज़ है और
हमारे समाज में कंट्रीब्यूशन कितना है लिटरेचर का। तो जैसा कि हमेशा जब एस्टैब्लिशमेंट मज़हब के नाम पे आपके अगेंस्ट कर देती है लोग को, तो वो मज़हब आया कहाँ से? वो मज़हब एटलीस्ट इंडिया में तो पोइट्री के ज़रिए ही आया है, क्योंकि जो हमारे जितना भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो सब पोइट्री है, वो सब छंद में लिखे गए हैं, संस्कृत के छंद हैं, सब लिखे गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये गायत्री छंद में ही लिखा गया है। तो ये भी पोइट्री है। अब इसको साहित्य माना जाए या ना माना जाए, ये डिफरेंट डिबेट है कि इसको रिलीजियस टेक्स्ट माना जाता है, इसको पोइट्री नहीं माना जाता है, लेकिन फॉर्म पोइट्री है। तो फिर ये डिस्कशन करते 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 फिर ये आया कि हम कितना रिच ट्रेडिशन है, और हमारा भारतीय समाज पर इन पर्टिकुलर, जब हम भारतीयता की बात करते हैं तो भारतीयता की बात करके आप कभी किसी का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कब नहीं कर सकते हो। ये ऑक्सीमोरॉन है कि आपको इंडियन कल्चर का हवाला दे के आपको बोलने से रोका जाए, ये ऑक्सीमोरॉन है, ये एंटीथीसिस है। क्योंकि जो इंडियन कल्चर बना ही पोएट्री और लिटरेचर से है, उसका हवाला देकर आपका लिटरेचर मतलब आपको एक्सप्रेस करने से रोका जाता है। तो बोलन से तुलसी हुए, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है, कि बोलन से तुलसी हुए बोलत रहे कबीर। कबीर को किसी ने, कबीर का बड़ा कि दोहा है, अब आप सुनिए कि कितना आज के ज़माने में अगर ये लिख दे कि बामन से गधा भला, यानी ब्राह्मण से, बामन से गधा भला, आन जान से कुत्ता, आन जात से कुत्ता, बामन से गधा भला, आन जात से कुत्ता, और मुल्ला से मुर्गा भला। यानी ब्राह्मण से तो गधा है, अच्छा होता है, और बाकी जो जातियां हैं उनसे अच्छा कुत्ता होता है, वफादार होता है। और मुल्ला से मुर्गा भला, यानी जो मुल्ला है उससे मुर्गा जो है वो बेटर होता है। रोज़ जगावे सुत्ता, कम से कम रोज़ जगाता तो है तुमको। तो अब जब कबीर ने ये कह दिया, और वो तो हमारे कल्चर का पार्ट है, तो आज के कबीर को आप कैसे कर सकते हो, या आज के गालिब और प्रेमचंद को? तो वो फिर आखिरी में ये डिसाइड हुआ कि बहुत डिस्कशन के बाद कि वो अगर कुछ कहना चाहेंगे तो वो यही कहेंगे कि बोलन से तुलसी हुए बोलत रहे कबीर, बोलन पे बाधा पड़े जग की बाढ़े पीर। अब इमेजिन करिए, जो डार्क एजेस हैं, हिस्ट्री में आपने पढ़ी होंगी, डार्क एजेस में क्या लिटरेचर लिखा गया। डार्क एजेस इसीलिए कही जाती ना कि वहाँ कोई लिटरेचर नहीं था, वहाँ कोई आर्ट नहीं थी, इसीलिए उनको डार्क एजेस कहा जाता है। तो और उस डार्क एज का पूरा आप वो उठा लीजिए कि उस समय जनता की क्या हालत थी। तो क्या आपको ये गालिब और प्रेमचंद वगैरह को मार के आपको डार्क एजेस में ढकेला जा रहा है? तो बोलन से तुलसी हुए बोलत रहे कबीर, बोलन पे बाधा पड़े जग की बाढ़े पीर। और अब वो बात आई कि कला सृजन वो धर्म है जिनसे उपजे वेद, यानी वेद भी हमारे कला। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अब आप देखिए कि हमारे जो वेद, पुराण और उपनिषद जो हैं, गीता जो है, भगवत गीता जो है, अब आप इसमें एक और चीज़ है कि आपको आज लोग कहते हैं कि ये इससे सवाल मत पूछो, उससे सवाल नहीं पूछना चाहिए, इसका सम्मान करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। अब गीता में जो है अर्जुन साक्षात भगवान से आपके कल्चर में लगातार क्वेश्चन आंसर कर रहा है, ये आपका कल्चर है। तो उस कल्चर और फिर उसी कल्चर के नाम पे आप सवाल करना बंद करवाना चाहते हो, तो वो बड़ा एंटीथीसिस मुझे बड़ा सा अजीब सा वो लगता है। तो इसी वजह से कि कला सृजन वो धर्म है जिनसे उपजे वेद, कला सृजन की मौत पर जुग जुग करी है खेद। अब इमेजिन करिए कि अगर गीता नहीं होती, आपके वेद, पुराण, लिटरेचर, आपका कबीर नहीं होते, तुलसीदास नहीं होते, तो क्या होता। शुक्रिया। हाय गाइस, मैं हूँ गौरव त्रिपाठी और मैं अभी बात कर रहा था हर्ष से, आपने सुना। और अगर ऐसे ही और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब Why So Harsh. Yes, please do that and press the bell icon for further details. Press the bell icon. Thank you. घंटा बजाओ. Bye.